सभी को नमस्कार। वर्ष 2023 पाने की जबरदस्त इच्छा के साथ आज का सेशन स्पेशली ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चों के लिए। इस वर्ष की सबसे अधिक चर्चित जो वैकेंसी है वो ग्रेड फर्स्ट है। और मैं हमेशा इस चीज के लिए बोलता हूं कि जिस बच्चे ने एमए कर रखा है उसे केवल और केवल इसके ऊपर सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए, उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया है कि जितने ऊपर की ओर आप देखेंगे, ऊपर का मतलब है जितनी उच्चतर वैकेंसियां होती हैं, याद रखना वहां सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। और ग्रेड फेस्ट का भी रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आपने देखे होंगे। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, शब्द थे कि काश हमारे फर्स्ट पेपर में 40% नंबर आ जाते तो हम स्कूल व्याख्याता बन जाते। ये कितनी विडंबना की बात है कि 40% नंबर ना बन पाने के कारण बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सब्जेक्ट में अच्छा किया लेकिन वो स्कूल व्याख्याता नहीं बन पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब गजेटेड पोस्ट के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर इंतजार क्यों करना। आप में से आज मैं लगभग हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को अंतिम रूप से और पूरा देखना और इस वीडियो को अपने जीवन का और इस प्रिपरेशन का बेस बना लीजिएगा। और उसके बावजूद आपका कुछ नहीं होता है, बेटर नहीं कर पाते हैं, तो मुझसे सवाल कीजिएगा कि सर हमने आपको फॉलो नहीं किया, उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ। यदि आप मुझे फॉलो करें या ना करें, लेकिन याद रखना जो मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं, जो मैं बातें आपको बोलता हूं, उनको ईमानदारी के साथ एक्शन मोड में और स्ट्रेंथ के साथ यदि तुम उसको अप्लाई करते हो तो निश्चित रूप से परिणाम जरूर आएगा। 4 से 5 बातें हैं। फर्स्ट पेपर के लिए क्या बेहतर हो सर, सेकंड पेपर के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग वीडियो जाएंगे। लेकिन नॉर्मली 2-3 बातों से मैं शुरुआत करूंगा। पहली चीज, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, आरएस, आईएएस, कोई भी आप करना चाहते हैं, सिंपल सा फंडा एक हमेशा याद रखो, एक परीक्षा एक बार। मतलब मुझे ग्रेड फर्स्ट बनना है, सर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी? मैं कह रहा हूं कि वैकेंसी जरूर आएगी, देरी हो सकती है, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले वैकेंसी जरूर निकालेंगे। क्योंकि जब वित्त विभाग में फाइल का जाना ये साबित करता है कि वैकेंसी निकालेंगे। और कभी भी की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, याद रखना। आपको लगता है कि सर हमने बहुत मेहनत की है, कुछ नहीं होने वाला, सर हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं आएगा, तुम लोग यूं ही मेहनत कर रहे हो। कहने दो कहने वालों को, तुम अपने कर्तव्य पथ पे लगे रहो। याद रखना, दुनिया से जितनी बातें बोलोगे, आप मेरी बातें सुन रहे हो, दूसरा ये बोलेगा, तीसरा ये बोलेगा। जैसे मैं कोई किताब बताता हूं, दूसरा कह देगा नहीं ये किताब पढ़ लो, तीसरा कह देगा ये किताब पढ़ लो। हर इंसान अलग अलग बोलेगा, याद रखना। सेम बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सेम बोलेगा तो उसे लगेगा कि यार ये तो उन्होंने भी बोली थी, मैं क्यों बोलूं। तो आप याद रखो, सुनो अपने मन की, कहने दो सबको। याद रखना, वैकेंसी जरूर आएंगी, पोस्टें खाली हैं तो भरी जाएंगी, ये तय मान के चलना। आप कह दोगे कि सर आपका स्वार्थ हो सकता है, आपको तो कोई कोर्स बेचना हो, आपको अपनी किताब बेचनी हो। याद रखना, ना तो मेरे यहां बोलने से मेरी किताब बिकेगी, ना कोर्स बिकेगा। वो बिकेगा क्वालिटी की वजह से, वो मेरी मेहनत की वजह से। और इसलिए मैं, आप मेरे ये निहितार्थ मत निकाला करो। और मैं तो ये भी नहीं कहता, कभी नहीं बोलता, मैं तो कहता हूं सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ होता भी नहीं है। और कोई यदि बना रहा है, कोई एक्टिव है, कोई मेहनत कर रहा है, तो वो बोल भी देता है तो कोई बड़ा मुद्दा बनाना नहीं चाहिए। तो इन चीजों से ऊपर उठ के सिर्फ अपने आप को चुनिए, अपने आप की सुनिए, बाकी किसी की मत सुनिए। ग्रेड फेस्ट की विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी? मैंने कहा पोस्टें खाली हैं, विज्ञप्ति जरूर आएगी। वो 10 दिन लेट आ जाए, 20 दिन लेट आ जाए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने जरूर चाहिए। ईमानदारी से कहने को तो आप 2 से 3 महीने भी कर सकते हैं, लेकिन वही बच्चा कर पाएगा जिसका सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो। अचानक से आप उतरें और फिर कह देंगे नहीं सर कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। हमारी उर्दू के एक स्टूडेंट नजमा ने 45 दिन में ग्रेड फर्स्ट क्रैक किया, लेकिन फर्स्ट पेपर की रणनीति मैंने उसको बताई। बस ये सिर्फ चीजें ये होती हैं कि कोई भी स्टूडेंट मेरे से पूछता है, मैं उसको बोल देता हूं कि ये चीजें ऐसे करनी चाहिए। लेकिन ये लेना, सिलेक्शन लेना न लेना, ये मेरे हाथ में नहीं है, दिलवाना मेरे हाथ में नहीं है, करना तुम्हारे हाथ में। सिंपल सी बात, क्लियरिटी रखना है। एक एग्जाम एक बार, इस बार मैं जितनी भी रणनीतियां जारी करूंगा केवल इसी बेस पे करूंगा। एक परीक्षा केवल एक बार, जब उतरना है तो उसको बेहतरीन तरीके से उतरना है।
अपना सर्वोत्कृष्ट देना है। रिपीटर्स नहीं बनना है कि सर मैं 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, 3 साल क्यों कर रहे हैं? 3 साल से एक परीक्षा केवल एक बार। हमें सही चुनाव करना है, सही निर्देशन में आगे बढ़ना है, सही मेंटर के साथ आगे चलना है, रिपीटर्स नहीं बनना है। कोई ये ना कह दे कि तू फेल हो गया था, उसके बाद दूसरी प्रिपरेशन करूंगा, कॉलेज लेक्चर बनूंगा, आरएस बनूंगा। एक एग्जाम को एक बार सीरियसली यदि मैं कर लेता हूं तो याद रखना रिपीटर्स बनने की नौबत नहीं आएगी। इसी थीम के साथ आगे चलना है। नंबर 2, क्लियर होना चाहिए। क्लियर। कोई पूछता है ग्रेड सेकंड कर लूं, ग्रेड फर्स्ट कर लूं, नहीं। मैंने एमए प्रीवियस कर रखा है, एमए फाइनल ईयर में हूं, 100% मुझे स्कूल लेक्चर के साथ जाना चाहिए। मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरा फर्स्ट पेपर में ये पार्ट है, मैं आराम से कर सकता हूं। अपनी योग्यता, अपनी सेल्फ एफिशिएंसी को सोचते हुए, देखते हुए क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ें। लिख डालें कि मुझे ग्रेड फर्स्ट 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार होना है। तो क्लियरिटी, क्लियर गोल रखना है, याद रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कदापि कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक बार लिख लिया सर इसी के साथ चलूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 2, क्लियर गोल आपने रखा है तो याद रखना क्लियर प्लान भी होना चाहिए। बिना प्लान के कुछ नहीं होता है, सोच लेने से कुछ नहीं होता है, लिख लेने से कुछ नहीं होता है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, टुकड़ों में बांटना पड़ता है। समझ रहे हैं ना आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, सभी सीढ़ियों को एक साथ नहीं देख सकते और जरूरत भी नहीं करनी चाहिए देखने की। आप जिस सीढ़ी पे पैर रख रहे हैं आपकी नजर उस सीढ़ी पे होनी चाहिए। जिस सीढ़ी पे पैर रख रहे हैं उस सीढ़ी को ढंग से देखिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, आप अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। यही जिंदगी का रूल है, यही सिलेक्शन का रूल है, यही किसी एग्जाम को क्रैक करने का रूल है। तो क्लियर प्लान, उस प्लान के अंतर्गत आप सोचिए कि मुझे कैसे क्या करना है, कौन सी बेहतरीन किताबें हो सकती हैं, टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, मुझे कितने समय में ये चीजें करनी है, कितना समय मेरे पास है, मुझे क्या कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है, क्या कोचिंग सर फायदेमंद है कि नहीं है। कोचिंग यदि अच्छे टीचर के निर्देशन में है तो फायदेमंद है, खुद कर सकते हो तो खुद के साथ जाना चाहिए। कोचिंग करनी है तो समय गंवाना नहीं चाहिए, लेकिन आप तभी करें जब आप उसमें कमजोर हैं, आपको समझ में नहीं आता उस पार्ट के लिए करें, बाकी ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े। मैंने कहा सेल्फ से बड़ा कुछ भी नहीं है, कहीं भी जाने की भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे और क्या करना है। बाकी कोचिंग सिलेक्शन दे ये भ्रम है हमारा और कुछ नहीं है, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेंथ, अपनी ताकत के साथ। ताकत का मतलब है अपना पूरा झोंकना है। साधारण कॉन्फिडेंस सामान्य आदमी रखता है, मैं कहता हूं मजबूत कॉन्फिडेंस रखो। साधारण कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा मैं मजबूत कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। उतरना है तो मजबूती के साथ उतरना है। इन 3 चीजों के साथ आप उतरिए। एक एग्जाम एक बार क्रैक करना है, ग्रेड फर्स्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस आपके माइंड में रहना चाहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर आपको किसी की नहीं सुननी है, सिर्फ अपनी सुननी है। कमिटमेंट अपने साथ एक बार कर लिया, फिर बढ़ना है, हर हाल में बढ़ना है। ये तो एक बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी। अब अपन बात करते हैं, ग्रेड फेस्ट में 2 पार्ट आते हैं, एक पार्ट जीके का है, एक पार्ट आपका सब्जेक्ट का है। देखिए कैसे क्या इसके साथ जाएंगे, आपको देखना है। ग्रेड फेस्ट में हम देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या है, जिसको सामान्य जीके बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं आप, ठीक है, लेकिन ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, 150 नंबर का इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग सब में होती है, आरपीएस में पता है। सब्जेक्ट जो आएगा वो 150 क्वेश्चन का आएगा, 300 मार्क्स हैं, और इसमें 40 नंबर की साइकोलॉजी है, ठीक है। साइकोलॉजी मतलब पेडागोजी, आईसीटी, इसमें सब आ गया, ठीक है। पहले 60 नंबर की होती थी, इस बार 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 40 नंबर की। बट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि लास्ट 2022 में जो पेपर हुए हैं उनमें पहली बार साइकोलॉजी बहुत अच्छे लेवल की पूछी गई, पेडागोजी और आईसीटी के पर्सन बहुत उच्च स्तरीय लेवल के पूछे गए। इसलिए मैंने भी इस किताब को बहुत अपडेट किया। अभी जो नई किताब 1 या 2 सितंबर को आ रही है, मेहनत बहुत अलग तरीके से की है उसमें, तो थोड़ा सा आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि पेडागोजी और आईसीटी को अपडेट के अकॉर्डिंग कवर करना है। लेवल आरपीसी का अच्छा आ रहा है। सब्जेक्ट आपका 130 क्वेश्चन है आपके, जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं
कमजोर है, मजबूत बनाया जा सकता है। और मुझे लगता नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, ह्यूमैनिटीज के विषय को आप आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपका कोई ऐसा विषय जो अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला है, वहां आप किसी कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, कहीं किसी ऑनलाइन कोर्स की हेल्प ले सकते हैं, जो आपको बेटर लगता है, टेस्ट सीरीज की हेल्प ले सकते हैं, जहां आपको बेटर लगता है। लेकिन सब्जेक्ट को तैयार करने का सिंपल तरीका है, उस विषय की कुछ प्रमाणिक किताबें, मैंने अलग अलग विषय के वीडियोज बनाए हैं। मैं दोबारा से एक छोटी सी श्रृंखला में जो इस भर्ती के टॉपर्स हैं उनके साथ 15-15 मिनट के वीडियो सभी विषय के डाल दूंगा, आप उनको फॉलो कर लीजिएगा। प्रमाणिक किताब, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेट और बार बार अभ्यास, चुनिंदा सामग्री के साथ निरंतरता के साथ आगे बढ़ना है, विषय में यदि पारंगत होना है। साइकोलॉजी में नई बुक अपडेट आ जाएगी, आपको मेरी बुक अच्छी लगती है तो लीजिए, बाकी मार्केट में आपको जो बेटर लगती है वो लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बेटर लिखा है, इसलिए मैं तो मेरी सजेस्ट करूंगा और मेरा कॉन्फिडेंस भी है। आपको जो बेटर लगता है, दुनिया जो बोलती है उनकी सुन लीजिए, आप कोई भी लेके आइए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं आप? बट ग्रेड फेस्ट की साइकोलॉजी डिफरेंट है, अच्छी लेवल की आती है, पेडागोजी आईसीटी डिफरेंट लेवल का आता है। तो ये तो आपका सब्जेक्ट है 300 नंबर का, इसके बिना आप नहीं बन सकते। ये आपकी मेरिट को तय करता है, आपके सिलेक्शन को तय करता है। ये फर्स्ट पेपर के बिना आप यहां नहीं पहुंच सकते, इसलिए एक के बिना दूसरा अधूरा, एक दूसरे के पूरक है। तो सब्जेक्ट को लेकर मैं अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा, साइकोलॉजी को लेकर मैंने बोल ही दिया है। सब्जेक्ट को लेकर आपको किसी एक अच्छे टीचर के निर्देशन में, जो वास्तव में रियल में सक्सेसफुल इंसान है, जस्ट सफलता प्राप्त की है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, जो बहुत निष्पक्ष तरीके से बोलता है। आराम से उसके साथ जाइए और उनको आगे बढ़िए। सेल्फ स्टडी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होता है, याद रखना। अच्छा कंटेंट, कम कंटेंट, रिपीटेशन बार बार, यही विषय को तैयार करने का तरीका। फर्स्ट पेपर का जो पार्ट है 75 क्वेश्चन है। मैंने कहा सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है। कैसे रोल है? क्योंकि देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया, मैं बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, सर फर्स्ट पेपर नहीं हो रहा, क्या करें? ये बड़ी विडंबना की भी बात है। अब इससे डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर फर्स्ट पेपर नहीं होता है, सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, क्या करें? कहीं भी डरने नहीं, यदि स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे, थोड़ा सा सटीकता के साथ आगे बढ़ेंगे, एक कदम के साथ दूसरा कदम बढ़ाते हुए चलेंगे, बहुत बेटर कर पाएंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन आएंगे आपके, 150 नंबर का ये पार्ट है, आराम से किया जा सकता है, थोड़ा सा सटीकता के साथ आगे बढ़ना है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आज से, अभी से प्लानिंग के साथ स्टार्ट करें। ठीक है, इसको लेकर अलग से अपन हर सब्जेक्ट वाइज सेशन अलग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट पेपर में। मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस किया है, यूं वीडियो नहीं बनाता हूं। 2022 के संस्कृत शिक्षा विभाग, सामान्य शिक्षा विभाग, फिर फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक एक चीज को एनालिसिस किया है। आपको भी मैं ये कहता हूं, खुद भी कर सकते हैं। मैं तो केवल एक सांकेतिक सहायता, स्केप होल्डिंग दे रहा हूं तुम्हें कि बेटा ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। करना खुद को, ये याद रखना, तुमसे अधिक सामर्थ्य दुनिया में किसी में नहीं। आगे चलिए। सामान्य पेपर में सबसे पहला पार्ट आता है हिस्ट्री का। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 नंबर है, 15 क्वेश्चन है, बड़ा पार्ट है। क्योंकि मेरा भी विषय रहा है, बहुत बारीकियां समझता हूं, हर एक चीज समझता हूं, कहां से क्या। मैंने पांचों पेपर्स का एनालिसिस किया, पीटीआई में भी देखा मैंने, संस्कृत शिक्षा विभाग भी देखा, तीनों एबीसी, तीनों ग्रुप्स के भी देखे। ईमानदारी से बात बोलूं तो मैंने एनालिसिस जो किया, वो विशेष बात ये थी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, वो ओल्ड पूछे गए। ओल्ड मतलब आपको यदि इंडियन हिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज है, राजस्थान हिस्ट्री में बहुत कॉमन पर्सन पूछे गए हैं, बहुत कॉमन पर्सन पूछे गए। लेकिन जो पर्सन पूछे गए हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई बहुत नया पर्सन नहीं बनाया गया, याद रखना। अब आप कह दोगे कि सर केवल ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ लें, ये 30 नंबर का पार्ट हमारा सुरक्षित है। साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए बड़ी चीज हो सकती है, क्या इसके लिए कोई बेहतरीन किताब हो सकती है? मैं किसी प्रॉपर गाइड का नाम लूं तो मेरे कोई कह देगा हमारी किताब का नाम नहीं लिया, हमारी किताब का नाम लिया, बड़ी प्रॉब्लम है। किसी का एक का सपोर्ट कर दो, बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जिसपे हर किसी ने किताब लिखी है, वो बेहतरीन लिखी है, कोई किताब में कमी नहीं है, हर पब्लिकेशन की गाइड इस पे अच्छी है, क्योंकि सब में सेम मैटर है। मैटर में ज्यादा, हिस्ट्री में तो आप कोई ज्यादा मौलिकता भी नहीं दे सकते कि भाई हाँ अलग से कोई कंटेंट दे दिया, वही कंटेंट है जो कहीं आना है। समझ रहे हैं ना आप? कंटेंट वही है, कोई संक्षिप्त में दे देता है, कोई डिटेल में दे देता है, फर्क इतना ही है। अब पेनोरमा आता ही हो तो उसमें डिटेल्ड आ जाता है, कोई उसको शॉर्ट करके डाल देता है, कहानी बराबर है।
तो इसमें कोई बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको ये कहूंगा कि इसमें इतना कर सकते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। आपके लिए केवल इतना कर सकता हूं, इस पे वर्क कर रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन पेपर ओल्ड इन टॉपिक से रिलेवेंट, उनको अवनी एजुकेशन ऐप पे एक 10 रुपए का 12 रुपए का एक छोटा सा फ्री कोर्स बना के उसमें हम उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक हेल्प हो जाए। किताब पढ़ना चाहते हैं, इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है, वो आप कोई भी जो तथ्यात्मक बुकलेट है उनसे भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट आपके पास जो किताब है वहां से पढ़ सकते हो। मैं जब जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं और अच्छे नंबरों से सिलेक्ट होते हैं, मैं उनसे बात करता हूं तो वही कहते हैं कि सर किसी गाइड से ना पढ़ के हमने अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग अच्छी अच्छी किताबों से अपने नोट्स बनाए, उसके बाद पढ़ाए। लगभग बच्चों की मेरे पास यही राय आती है जिनके साथ मैं विश्वास रखता हूं और जो ईमानदारी से अपनी बात बोलते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन टॉपिक्स को अपने नोट्स के रूप में तैयार करते हैं या किसी गाइड के साथ जाते हैं। गाइड के साथ जाएंगे तो अभी मार्केट में कोई गाइड नहीं है, क्योंकि अभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हम अपडेट के साथ कोई गाइड नहीं है, आ जाएगी मैं बता दूंगा। अलग अलग लोग इस पे कर रहे हैं। एक हमारे मित्र पप्पू सिंह जी हैं, वो भी इस पे एक अच्छी बेहतरीन किताब के लिए उन्होंने बोला है कि सर मैं जल्दी इस पे निकालूंगा। आने के बाद मैं बता पाऊंगा कि रियल में कौन सी किताब किसकी क्या बेटर है। निष्पक्षता के साथ बता दूंगा कि यह किताब बहुत बेहतर है, इसके साथ आपको जाना चाहिए। तब तक आपके पास जो कंटेंट है उसके साथ जाइए। मैं इस पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे काम कर रहा हूं, जल्दी इसको आपके सामने प्रस्तुत करने का बिना कोई विशेष चार्जेस के उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। बाकी खुद भी आप इन चीजों को कर सकते हैं, टॉपिक के साथ जाइए। मैंने कहा ओल्ड के अलावा प्रश्न नहीं आता, ये तय बात है, ठीक है। फिर भी कंटेंट थोड़ी तो पढ़नी पड़ेगी। तो पहला पार्ट ये मैं मानता हूं कि इसमें आपको कम से कम 13 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 15 में से, और आराम से कर लोगे। बहुत इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना सा पढ़ के भी ये 13 क्वेश्चन कर सकते हो। बस थोड़ी सी समझ और विवेक का प्रयोग करना है, और कुछ नहीं। याद रखना, इतिहास सबसे आसान विषय है, जिसको कोई भी बच्चे रट्टे मार का सक्सेस हो सकता है, समझ में आए नहीं आए वो भी कर सकता है। इससे आसान विषय मैं नहीं मानता कोई है, क्योंकि रिपीटेशन अभ्यास का विषय होता है। चाहे वो राजस्थान हिस्ट्री हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, कोई भी हिस्ट्री हो, थोड़ी सी विवेक का प्रयोग तो हर विषय में करना पड़ता है। आगे देखिए, पहला पार्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा पार्ट अपने बात करते हैं हिस्ट्री के बाद मैथ रीजनिंग का पार्ट। ये दोनों को मैंने जोड़ा है, मैथ रीजनिंग और जनरल साइंस, क्योंकि साइंस आर्ट्स वाले बच्चों के सामने बड़ी तकलीफ होती है कि सर ये तो समझ में नहीं आती। अब जैसे मुझे मैथ नहीं आती थी तो मेरे लिए तकलीफ का विषय है कि भाई मैथ की जितना करना है उतना कर ले। दुनिया के वर्ल्ड के सबसे रामानुजन जी भी पढ़ाने आ जाए ना, तो भाई मेरे तो मैथ नहीं आए, क्योंकि मेरा नजरिया मैथ के प्रति नेगेटिव हो गया। लेकिन ये तय है कि मैं रीजनिंग का प्रश्न कभी गलत नहीं करता। अब आपके पास ऑप्शन है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो इसमें मुझे लगता है 2 या 3%, 4% जो स्टैटिक्स रीजनिंग टाइप प्रश्न आते हैं वो कोई भी बच्चा सीख सकता है। सीखने को मैथ भी सीख लेगा। यदि मैथ तकलीफ देती है जिस बच्चे को पहले नहीं आई, क्योंकि मेरे तो मैथ में बाई ग्रेस आई थी, तो मैं तो समझ गया था भाई पार नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद जब मैंने आरएस प्रिपरेशन की तो मैं मैथ के औसत है, प्रतिशत वाले हैं, इन प्रश्नों को मैं सीख गया था। मुझे लगा कि यार सीखना तो चाहिए। तो प्रेशर जब पड़ता है तो इंसान कुछ भी कर जाता है। देखो सिंपल सी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका रोल बड़ा है, 20 नंबर का पार्ट है मैथ रीजनिंग का। आप इसको कोशिश करेंगे, जो टॉपिक आप कर सकते हो वो कर लो तैयार। 10वीं तक का लेवल आता है इसका, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कर सकते हो। 10th तक का सेकेंडरी लेवल आएगा इसका, ठीक है। तो इसमें रीजनिंग कम से कम जरूर कर लो जो आर्ट्स का बच्चा है। बाकी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे के लिए सबसे आसान पार्ट है, आराम से कर जाएगा। इसके लिए बेटर बुक क्या हो सकते हैं, 10वीं तक की किताबें आप देख लें, उनके अकॉर्डिंग तैयारी कर लें, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग गाइड के रूप में आपको जाना चाहिए तो नकुल पारिक की जो किताब है अभी जो जस्ट आई है उसके साथ आप चले जाइए। उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, इससे बाहर नहीं आएगा। आ जाएगा इसमें सब, तो 100 ट्रिक्स सब दे रखी हैं और अपने अवनी से निकाल रखी है। तो ये फर्स्ट पेपर के लिए 20 नंबर के पार्ट के लिए किताब गाइड के रूप में लेना चाहते हैं तो आप ये ले लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग निष्पक्ष रूप से कह रहा हूं, ये अवनी पब्लिकेशन से इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये रियल में इस पार्ट के लिए इनकी किताब बेहतरीन है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। या आप अपने लेवल पे आपको जो लगता है वो ले सकते हैं, जरूरी नहीं इसके साथ जाएं। बाकी 10th लेवल के, सेकेंडरी लेवल के प्रश्न आएंगे, उन बुक्स के बाहर कुछ नहीं आएगा। इसका आप कोर्स लेना चाहें कोर्स भी ले सकते हैं, पर्टिकुलर अलग पार्ट जहां भी जो टीचर बेस्ट पढ़ाता हो। हमने भी अवनी पे जारी किया, बट जरूरी नहीं आप बोल लें, आप क्लास लेके देखेंगे वो टीचर अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है।
हमने 10th जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हीं टीचर से करवाया, बट फिर भी आपको जो बेटर लगता है उसके साथ जाइए, अपने अनुभव से चुनिए, कोशिश करें कि इस पार्ट को छोड़े नहीं, आप करिए अच्छे से। जनरल साइंस का पार्ट जो मैं बता दूं आपको, ईमानदारी से यदि आपने थोड़ा एनालिसिस किया हो, 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर का। मैंने देखा कि जो प्रश्न आए हैं वो जनरल एनसीईआरटी से पूछे गए थे। इस बार जो प्रश्न आए हैं सभी पेपरों में, सभी एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, और 5 प्रश्नों में से लगभग 3 प्रश्न जो हैं वो ओल्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न पूछे हैं। मतलब लगभग 2 प्रश्नों को उन्होंने लैंग्वेज चेंज करके बनाया है, बट 3 प्रश्न अमूमन एज इट इज जो पूर्व लैंग्वेज आई है वो सेम पूछी है। तो जनरल साइंस मतलब एनसीईआरटी से बढ़िया कुछ नहीं है। एनसीईआरटी के साथ उन टॉपिक जो सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग चले जाएं आप, सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यह इसके ओल्ड क्वेश्चन की, जैसे जनरल साइंस के एनसीईआरटी के सार के नाम से हेमराज जी सर जो बायोलॉजी के हैं, उन्होंने एक रीट वाले बच्चों के लिए किताब, पतली सी बुकलेट निकाली थी, एनसीईआरटी का सार निकाला था, उसमें सभी क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बुकलेट आपको मिलती है तो हेमराज जी सर की भी शायद बुकलेट आपको मिल जाएगी। हेमराज जी सर उन्हीं से आती है पहले, अभी दोबारा अपडेट चल रहा है शायद, तो देख लेना उसको, अपडेट के साथ आ जाए तो उसको देख लीजिएगा। या और कोई बुकलेट आपको जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो साइंस के उसके साथ भी जा सकते हैं, बट ये आती है एनसीईआरटी से। नहीं आती है, नहीं पढ़ा जाता, इग्नोर भी कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी कर लोगे तो ये 5% में से 3 सही हो जाएंगे। अगला पार्ट, हिंदी के 5 प्रश्न। हिंदी को लेकर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि सर हिंदी को कैसे पढ़ें, ये 5 प्रश्न हर बच्चे के सही होने चाहिए। और इसके लिए जो किताबें आपके पास, रीट के समय आपने जो प्रिपरेशन की, सरल हिंदी व्याकरण जो आपने आपके पास होगी उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। या जो भी गाइड आपके पास राघव प्रकाश मैया सर कोई सी भी हो, एक जो भी है, इसके लिए कोई नई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। उन 5 प्रश्न के साथ आप वहां जाइए, या ओल्ड जो प्रश्न आए हैं उनका अभ्यास कर लीजिए, लगभग वहां से रिपीटेशन भी हो जाता है। या कोई भी एक बुकलेट है वो चुन सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, आरएस प्रिपरेशन के समय मैंने बीएस रस्तोगी की किताब पढ़ी थी, वो बढ़िया किताब लगी मुझे, लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी। वो 5 प्रश्न के लिए आप देख सकते हैं, या इन 5 प्रश्नों के लिए आप कोई जो पर्टिकुलर 5 प्रश्नों का कोर्स करवाए, ठीक है ना, हमने भी जारी कर रखा है, बट फिर भी आपको जो बेटर लगे जिसकी भाषा, उसके साथ जाइए, या किसी के पास व्यक्तिगत ट्यूशन लेके भी आप इन 5 प्रश्नों को सही कर सकते हैं। इंग्लिश हार्ड नहीं आती है स्कूल लेक्चर में, आपको डर भी लगता है तो भी आप कर सकते हो। बस ये मत सोच लेना पहले से, जैसे मैंने हमेशा मैथ के बारे में सोच लिया था कि यार मुझे नहीं आएगी, आ सकती हर चीज है, बस तरीके से समझाने वाला कोई इंसान होना चाहिए। समझ गए ना आप, तरीके से समझाने वाला इंसान होना चाहिए, जो कायदे वाला इंसान होगा ना वो आपको एक एक चीज बता देगा, ठीक है। तो ये 10 नंबर का 20 नंबर का पार्ट है, 5-5 क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, करना चाहो तो इसके साथ आपको जाना चाहिए। बहुत आसान चीजें हैं, थोड़ा सा अभी से माइंडसेट बना के आगे बढ़िए, हेल्प ले सकते हैं। आप ये सोच लें कि मैं अकेला नहीं कर पाओगे, थोड़ी हेल्प हमें चाहिए, किसी पर्टिकुलर पार्ट विशेष में किसी की जगह हेल्प ले सकते हो, टीचर की हो सकती है, आपका साथी हो सकता है, कोई ऑनलाइन जो भी चीजें आपको हेल्प मिलती है वहां से लीजिए, ठीक है। तो बीके रस्तोगी मुझे बेस्ट लगी थी, और राघव प्रकाश या मैया सर की कोई भी किताब आप देख लीजिएगा। समसामयिकी के 10 प्रश्न आते हैं। मैंने चारों पेपरों का एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि ज्यादातर जो टॉपिक हैं वो सब इंडियन करंट के हैं। राजस्थान का हल्का सा नाम दे रखा है, लेकिन जब प्रश्न आते हैं ना तो इन 10 प्रश्नों में से लगभग 4 प्रश्न राजस्थान के आते हैं, और 6 प्रश्न जो आते हैं वो भारत के आते हैं। और विशेष बात यह है कि करंट को अभी नहीं देखना है, अभी केवल अखबार वगैरह, जैसे अभी चंद्रयान गया है तो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पे 1 प्रश्न हर करंट में आया है। तो अब चंद्रयान चर्चित है, इससे पहले कोई अभियान है, भविष्य के जो अभियान है उनको तैयार कर लो, 1 प्रश्न तैयार है। पुरस्कार जो भी हैं, चाहे वो बिहारी पुरस्कार है, चाहे वो खेल के अंतर्गत कोई पुरस्कार है, मतलब पुरस्कारों पे लगभग करंट में इंडिया राजस्थान दोनों में से ही 2+ प्रश्न पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स पे राजस्थान से रिलेवेंट करके 1 प्रश्न, जो भी स्पोर्ट्स का प्रश्न राजस्थान से रिलेवेंट करके पूछा गया है। योजना राजस्थान की 1 या 2 योजना पे प्रश्न पूछा गया है। समझ रहे हैं आप? तो टोटल आपको यह समझना है कि इसमें भारत का और वर्ल्ड का भी नाम ले रखा है। वर्ल्ड का नॉर्मली आता नहीं है, बट फिर भी भारत और राजस्थान के ये 10 प्रश्न हैं, ये लास्ट टाइम में कवर किए जा सकते हैं। कोई भी अर्धवार्षिकांक वार्षिकांक ले आना, अखबार वगैरह पढ़ते रहो। राजस्थान के 4 प्रश्न हैं वो अपनी अवनी की जो फ्री बुकलेट है हर महीने के हम निकालते हैं, उसी से हो जाए, क्योंकि अखबार उसमें डालता हूं, सुजस उसमें डालते हैं, तो उसी से हो जाएगा फ्री वाली, उसका भी अर्धवार्षिका निकालेंगे। या मार्केट में जो आपको बेटर लगती है, जिसकी भाषा आपको आसान लगती है, वो मूमल हो सकती है, विनोद वाली किताब हो सकती है, कोई तीसरी हो सकती है। नॉर्मली मूमल
अधिक आता है इसमें मूलकांक, ठीक है, वार्षिकांक अर्धवार्षिकांक, तो वो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो करंट में अभी इंतजार कीजिएगा, अभी आप अपने हिसाब से पढ़ते रहें। इसमें लास्ट में और चीजें मैं बता दूंगा, कौन से टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये 10 नंबर का पार्ट, ये 10 क्वेश्चन हो गए 20 नंबर का पार्ट। उसके बाद आता है स्कूल मैनेजमेंट। इसका बड़ा रोल है स्कूल मैनेजमेंट का। पहले इस पे 15 प्रश्न आते थे, आजकल यद्यपि संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ उसमें 15 पूछे गए हैं, लेकिन नॉर्मल सामान्य शिक्षा विभाग में इसमें 10 ही आए हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग में 15 आए हैं, याद रखना, ठीक है। 10 प्रश्न आते हैं, 20 नंबर का पार्ट है। स्कूल मैनेजमेंट का जो प्रश्न पूछने का तरीका है, 3 यूनिट में डिवाइडेशन है। जो पहली यूनिट है उसमें स्कूल प्रबंधन के कार्य, मतलब मैनेजमेंट के कार्य, उस पे 1 प्रश्न जरूर आता है। 1 प्रश्न जो आता है वो नेतृत्व की शैली के ऊपर आता है, ठीक है। और 1 प्रश्न टोटल क्वालिटी एजुकेशन हो सकता है, पर्यवेक्षण हो सकता है, निरीक्षण। पहली यूनिट में से लगभग यहां से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया था अपने ओनी एजुकेशन ऐप पे और मैंने इसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की, तो मुझे एक एक चीज का बारीकी से पता है। और पेपरों का 3 प्रश्न फर्स्ट यूनिट से, सेकेंड यूनिट में से 4 से 5 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और थर्ड यूनिट में से 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। मतलब ये यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 इसमें से 2 इसमें से। दूसरी लास्ट वाली यूनिट में से तो आरटी 2009 है, आरटी 2009 में से प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। 2 प्रश्न फिक्स है, वो आएंगे, 3 भी आ जाए बट 2 जरूर आएंगे, ठीक है। 3 प्रश्न इसमें से, जिसमें एक तो नेतृत्व शैली ढंग से तैयार कर लो, 1 प्रश्न तो 100% यहां से आएगा, लीडरशिप। और उसकी भी ओल्ड क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको, लगभग वो चीजें कवर हो जाती हैं। और इसमें प्रयास भी मैं कर रहा हूं, हमने एक जितने भी नेतृत्व के आज तक रीट सीट इसके स्कूल मैनेजमेंट के, अपने नेट के, इनमें क्योंकि नेट में भी आता है नेतृत्व, इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हम तैयार करके क्वेश्चनों की व्याख्या वाली स्कूल मैनेजमेंट की बुकलेट निकाल रहे हैं। तो उसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ छूटे नहीं, उसकी व्याख्या में पूरा कंटेंट आ जाएगा। प्रयास कर रहे हैं, याद रखना, 15 से 20 दिन में। तो नेतृत्व को ढंग से तैयार कर लो। स्कूल मैनेजमेंट के जो कार्य हेनरी फेवल वाला, लूथर गुलिक वाला, उस पर 1 प्रश्न आता है और बाकी 1 प्रश्न, और लगभग हो सकता है स्कूल कार्य वाले पे 2 आ जाए, तो ये 3 प्रश्न। ये जो 5 प्रश्न आ रहे हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें 2 प्रश्न तो शैक्षिक नवाचार जो ग्रेड 3 के टाइम में आपने पढ़ा था, शिक्षा वाणी, स्माइल, आपका राइज, ठीक है, शिक्षा दर्शन, ये जितने भी नवीनतम योजनाएं थी, 2 प्रश्न यहां से आ रहे हैं। बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे आ जाएगा, आरएससीआरटी पे आ जाएगा, डाइट पे आ जाएगा, ठीक है, आईएससी पे आ जाएगा। इनमें से कोई 2 प्रश्न पूछ सकता है, या माध्यमिक शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, इन पे पूछ लेगा। मतलब तीसरी यूनिट सबसे बड़ी भी है, दूसरी यूनिट सबसे बड़ी भी है, और इसमें सबसे अधिक टॉपिक भी हैं, बट इसमें इनोवेटिव चीजें हैं, नवीन नवाचार वाले हैं। तो इसकी अभी कोई थ्योरी वाली किताब आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें अपडेट आता है, इसलिए अभी कोई किताब नहीं खरीदनी चाहिए। अभी इसकी कोई किताब आपको नहीं खरीदनी चाहिए, इसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए। बाकी ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुकलेट हम निकाल रहे हैं, कोई थ्योरी वाली बेस्ड किताब होगी, या हो सकता है हम क्वेश्चंस में इतना मैटर डाल देंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए अभी इंतजार कीजिए। बाकी अपने लेवल पे आपके पास यदि ओल्ड बुकलेट है तो उसके अकॉर्डिंग अभी पढ़ते रहिए, क्योंकि इसमें अपडेट होता है, याद रखना, ठीक है। स्कूल प्रबंधन इंपॉर्टेंट रोल है। और राज व्यवस्था, फिर राज व्यवस्था, स्पेशली भारत की राज व्यवस्था के 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के, और इसमें जो टॉपिक हैं वो भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारतीय संसद, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाएं। मुझे लगा कि ये पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है राज व्यवस्था, बट मैंने प्रश्न देखे तो अनुच्छेद संबंधी प्रश्न, राष्ट्रपति की शक्तियों संबंधी प्रश्न, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट संबंधी अधिकार संबंधी प्रश्न, मतलब आसान, इतना हार्ड चीजें नहीं पूछे गई हैं। तो इसके लिए आप कोई भी बुकलेट पढ़िए, बट अपडेट के संदर्भ में पढ़ना है। इस पे आप एक किताब मैं सजेस्ट कर सकता हूं, आप जाना चाहें तो जाने जाना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी हैं। डॉक्टर प्रदीप बोर्ड जो सर हैं, आईएएस हैं, उनकी किताब है, बहुत अच्छी किताब लिखी है उन्होंने भारतीय राज व्यवस्था पे। तो पतली सी बुकलेट है, क्योंकि लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, लेकिन वो आप 5 प्रश्नों के लिए नहीं पढ़ सकते। तो भारतीय राज व्यवस्था पे प्रदीप कुमार बोर्ड सर की उस बुकलेट के साथ जाइए, ओल्ड क्वेश्चन भी साथ में है, और उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये 5 प्रश्न में से 3 प्रश्न आप आराम से कर सकते हो, ये थोड़ा सा सटीकता के साथ चलोगे तो, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। और अंतिम पार्ट है फर्स्ट पेपर का, राजस्थान का भूगोल। 10 प्रश्न यहां से आते हैं 20 अंक के, ठीक है ना। 10 क्वेश्चंस यहां से राजस्थान के भूगोल का बड़ा पार्ट है, याद रखना। तो 20 अंक हैं
10 क्वेश्चन है, लेकिन राजस्थान का भूगोल चूंकि अब चेंज हो चुका है, कंप्लीट राजस्थान का चेंज कर दिया है, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि सर कोई बुकलेट पढ़नी चाहिए क्या। राजस्थान भूगोल और करंट इन दोनों को एक बार छोड़ दें आप, जो नॉर्मल टॉपिक हैं उनके अकॉर्डिंग आप देखना चाहें तो देख लेना, थोड़ा सा आप अपने लेवल पे पढ़ भी सकते हैं। वही खनिज हैं, ऊर्जा संसाधन, जनगणना पे 2% फिक्स आ रहे हैं यहाँ से, जनगणना के 2% फिक्स आ रहे हैं, तो जनगणना को आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि जनगणना तो अभी होनी नहीं, तो जनगणना के आंकड़े तैयार कर सकते हैं। ठीक है, खरीद मतलब आपने पढ़ सब कुछ रखा है, बस उसको थोड़ा सा अपडेट करना है नवीनतम, क्योंकि ये चेंज हुआ है। तो ये 10 नंबर का प्रश्न का पार्ट है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। मैं इसके अकॉर्डिंग जो कोई बेटर बुकलेट मुझे मार्केट में लगेगी मैं आपको बता दूंगा कि ये इस किताब के साथ आपको जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये 150 नंबर का पार्ट था आपका, ठीक है, और इस 150 नंबर के पार्ट के साथ 75 क्वेश्चन है। टारगेट लेके चलेंगे सर, 70% का टारगेट लेके जरूर चलते हैं। ईमानदारी के साथ आपने इन चीजों को फॉलो किया, कर जाओगे। मैंने मेरे हिसाब से बेटर बताने का प्रयास किया, जरूरी नहीं है कि मैं एकदम सही हूं, ठीक है ना, मैं जरूरी नहीं हूं कि एकदम सही हूं, कोई दूसरा मेरे से भी ज्यादा सही हो सकता है। आपको जो बेटर लगे उस चीज के साथ जाइए, बट मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैंने कहा कि यदि थोड़ा सा आप सटीकता के साथ इन चीजों के साथ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर करेंगे, ये मैं मानता हूं। सब्जेक्ट के साथ आपको स्पेशली जो जाना है वो जो भी आपका सब्जेक्ट अलग वीडियो में उनको जारी करवा दूंगा, टॉपर के साथ एक ईमानदारी के साथ कि ये बेटर चीजें हो सकती हैं। साइकोलॉजी में आप नई वाली बुकलेट के साथ जा सकते हैं, और कोई जो किताब आपको अच्छी लगती है उसके साथ जा सकते हैं। बट सबसे बड़ी चीज है सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से होता है, सही रणनीति से होता है, सही इन्वायरमेंट से होता है, और निरंतरता के साथ पढ़ने से होता है। क्लियरिटी रखिए हर चीज में, जिसके साथ भी जाना है वहां कंफ्यूजन नहीं रखना है, फिर आप बेहतर कर पाओगे। वैकेंसी कभी भी आई, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गंभीर विद्यार्थी को बिना इंतजार किए इन चीजों के साथ चलना चाहिए, जाना चाहिए। ये मेरी तरफ से एक बेहतर आपको मार्गदर्शन के लिए बताया गया है। इसमें आपको अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए, नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए। इसमें और जो चीजें अपडेट होंगी, मुझे लगेगा कि आपको इन चीजों के साथ जाना चाहिए, मैं इसमें अपडेट कर दूंगा, जोड़ दूंगा। जैसे विज्ञापन आता है उसके साथ में एक वीडियो और अपडेट कर दूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग बिना समय गंवाए आप इन चीजों के साथ जाइए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे पिछली भर्ती में रह गए थे, मैं चाहता हूं इस बार उन्हें रिपीटर्स नहीं बनना है, और कोशिश ये कर रहा हूं कि इन्वायरमेंट ऐसा बनाइए, अपने आप को स्ट्रोंग ऐसा बनाइए कि ये धब्बा कोई नहीं बोल दे कि यार तू 4 बार का फेलियर है, 2 बार का फेलियर है। मैं चाहता हूं कि इस बार सटीकता के साथ अपना सर्व उत्कृष्ट देते हुए बस सही निर्देशन में आगे बढ़ना है। रिपीटर्स हमें नहीं बनना है, एक एग्जाम एक बार। थैंक यू वेरी मच।